वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है परावर्तन? जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी समतल सतह पर आपतित होता है तो आपतित होने के पश्चात वह परावर्तित होकर उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब यह परावर्तन जो है हम लोग अलग अलग दर्पणों में देखेंगे। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण। दर्पण क्या होता है? एक समतल कांच का प्लेट लेते हैं और उसके एक तरफ जो है चांदी, मरकरी या टीन की पॉलिश कर दिया जाता है, जिससे वह दर्पण के रूप में प्राप्त होता है। चांदी जो है वह प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है, इसलिए दर्पण बनाने के लिए चांदी की पॉलिश किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दर्पण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, फिर सभी प्रकार के दर्पण से प्रतिबिंब कैसा होता है और परावर्तन का नियम क्या होता है, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला दर्पण होता है प्लेन मिरर या समतल दर्पण। अगर समतल कांच का एक प्लेट लिया जाता है, मिरर लिया जाता है और उसके एक तरफ जो है चांदी की पॉलिश कर देते हैं और दूसरा तरफ जो परावर्तक पृष्ठ है वो पूरी तरह से प्लेन हो, समतल हो, तो इसको समतल दर्पण कहा जाता है। अब इस समतल दर्पण में अगर परावर्तन के नियम को समझना है तो किस प्रकार से समझ सकते हैं, देखिए। इसके लिए सबसे पहले मध्य भाग लेते हैं। इस मध्य भाग को आपतन बिंदु कहा जाता है और इसको एम से दर्शाते हैं। इसको अपन ले लेते हैं आपतन बिंदु और यहां से 90 अंश का एक कोण बनाते हुए सीधा रेखा खींचेंगे एम एन। इस रेखा एम एन को बोला जाता है अभिलंब। एम एन किसको शो कर रहा है? अभिलंब बोला जाता है। चूंकि ये आपका जो मिरर है, इस मिरर के परावर्तक पृष्ठ इसको ले लेते हैं पी क्यू। इस पर ये 90 अंश का कोण बनाता है। एक प्रकाश किरण जो है वह निश्चित कोण बनाते हुए जब इस मिरर के बिंदु एम पर पहुंचता है तो इसको ले लेते हैं अपन ए एम। तो ए एम जो है प्रकाश किरण इस पर आपतित हो रहा है, इस कारण से ए एम प्रकाश किरण को आपतित किरण कहा जाता है। ठीक है, ये आपतित किरण और ये अभिलंब के मध्य एक कोण बनता है, उसको इंसिडेंस एंगल या आपतन कोण कहा जाता है, यानी कि कोण ए एम एन। कोण ए एम एन को इंसिडेंस एंगल यानी आपतन कोण कहते हैं। इसके पश्चात जब ये प्रकाश किरण ए एम बिंदु एम पर आपतित होता है तो परावर्तित होकर वह उसी दिशा में वापस लौट जाता है। इसको बी ले लेते हैं, यानी एम बी जो है वह परावर्तित होकर उसी दिशा में वापस लौट आ रहा है, अतः इसको परावर्तित किरण कहा जाता है। तो यहां पर लिखेंगे अपन एम बी, यह परावर्तित किरण है। ठीक है, इसके पश्चात परावर्तित किरण और अभिलंब के जो मध्य कोण बनता है उसको रिफ्लेक्शन एंगल यानी आपतन कोण कहा जाता है। तो यहां पर लिखेंगे कोण बी एम एन। तो कोण बी एम एन जो है वह आपका रिफ्लेक्शन एंगल यानी परावर्तन कोण कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है। अब देखते हैं परावर्तन के नियम। तो क्या होता है, देखिए परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, यानी आपतन कोण आई जो है वह परावर्तन कोण आर के बराबर होते हैं। अर्थात यहां पर जो कोण बनेगा और यहां जो कोण बनेगा वो दोनों इक्वल होते हैं, अर्थात कोण ए एम एन बराबर होगा परावर्तन कोण बी एम एन के।
ठीक है, अर्थात प्रकाश किरण को 30 अंश के कोण पर आपतित करेंगे, आपतन कोण, तो परावर्तित किरण भी जो है वह 30 अंश के कोण पर परावर्तित होगा। इससे पता चलता है कि आपतन कोण जो है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम होता है आपतित किरण फिर परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो इस प्रकार से यह समतल दर्पण के लिए परावर्तन के दो नियम देख लिए। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा होता है आपतित किरण परावर्तित किरण और ये अभिलंब एम तीनों एक ही तल में होता है। तो इस प्रकार से दर्पण का पहला प्रकार होता है समतल दर्पण, उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, परावर्तन कैसे होता है और परावर्तन के नियम कौन कौन से देख लिए। दर्पण का दूसरा प्रकार देखते हैं हम लोग अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर। तो क्या होता है देखिए अवतल दर्पण, तो इसके लिए क्या करते हैं देखिए, हम लोग एक गोलीय पृष्ठ लेते हैं। ये एक कांच का बना हुआ गोलीय पृष्ठ है, इसको दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है जी, अगर ये वाले भाग को लेंगे इस प्रकार से और इस वाले भाग जो है उग्र वाले भाग में अगर चांदी की पॉलिश कर देंगे तो ये जो आपका दर्पण प्राप्त होगा, ये सेकेंड प्रकार का दर्पण है जिसको कॉन्केव मिरर या अवतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, अगर परावर्तक पृष्ठ जो है वह अंदर दबा रहेगा और उभरे वाले भाग में अगर पॉलिश कर देंगे तो इस प्रकार का जो मिरर प्राप्त होता है, दर्पण प्राप्त होता है, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, अब अवतल दर्पण में अपने को क्या क्या जानकारी प्राप्त होता है, इससे रिलेटेड क्या क्या परिभाषाएं हैं देख लेते हैं। देखिए ये आपका एक दर्पण है, इस दर्पण के जिस वाले भाग में प्रकाश प्रवेश करता है, जैसे देखिए एक्स और वाई, ये वाला भाग जो है इस भाग में प्रकाश प्रवेश करेगा तो एक्स से वाई जो है उसको दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये पूरा एक्स से वाई तक क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाता है, क्योंकि प्रकाश जो है इस वाले भाग में प्रवेश करता है। दूसरा देख लेते हैं अपन दर्पण का ध्रुव। तो ध्रुव क्या है देखिए, ये आपका एक अवतल दर्पण है। तो इस दर्पण का सबसे अंदर दबा वाला जो भाग है, सबसे अंदर सबसे अधिकतम दबा वाला भाग जो मध्य बिंदु पर पाया जाता है, इसे अवतल दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। तीसरा देख लेते हैं अपन वक्रता केंद्र। तो क्या होता है देखिए, कर्वेचर सेंटर या वक्रता केंद्र, ये आपका एक अवतल दर्पण है। तो इस अवतल दर्पण जो है इस गोले का एक भाग है। तो इस गोले का जो केंद्र होता है, जब दो पार्ट में डिवाइड करने पर जो अवतल दर्पण प्राप्त होगा, तो इस दर्पण का केंद्र अगर मान लो यहाँ पर है तो इसको C से शो करते हैं, और इस गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है अवतल दर्पण के केंद्र को ही उसकी वक्रता केंद्र कहा जाता है, और इसको C से दर्शाते हैं। इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं अपन वक्रता त्रिज्या यानी कर्वेचर रेडियस। तो क्या होता है देखिए, वक्रता त्रिज्या ये आपका एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में ये ध्रुव है, और इस गोलीय दर्पण यानी आपका अवतल दर्पण जो है जिस गोले का भाग है उसका ये केंद्र है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी रहती है इसको r से शो करते हैं, और इसी त्रिज्या जो है, चूंकि केंद्र और परिधि के मध्य बिंदु ध्रुव के मध्य जो दूरी होता है उसको त्रिज्या कहते हैं। चूंकि वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी है, अतः इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसको कैपिटल R से दर्शाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आगे देख लेते हैं अपन मुख्य अक्ष। तो क्या होता है देखिए, मुख्य अक्ष ये आपका एक अवतल दर्पण है।
ये इसका ध्रुव है और यहाँ पर पाया जाता है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली एक रेखा होती है। इस रेखा जो है वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली एक रेखा होती है। इस रेखा को नाम दिया गया है मुख्य अक्ष। इसके बाद आगे देख लेते हैं अपन मुख्य फोकस। तो क्या होता है मुख्य फोकस? देखिए ये आपका एक अवतल दर्पण है, ये इसका पालिश किया हुआ भाग है और ये ध्रुव है और ये इसका मुख्य अक्ष है और यहाँ पे एक वक्रता केंद्र है। अगर कोई प्रकाश किरण जो है वह मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रहा है, पैरेलल, ठीक है जी, मान के चलिए ए बी प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष सीपी के अगर समांतर आपतित होता है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर जाता है। इस बिंदु को एफ से शो करते हैं और इसी बिंदु एफ को जो है मुख्य फोकस कहा जाता है। फिर अगला देख लेते हैं अपन फोकस दूरी। तो क्या होता है फोकस दूरी? देखिए ये आपका एक अवतल दर्पण है, इसके ये वाले भाग को पॉलिश कर देना है। ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है और यहाँ पर है आपका मुख्य फोकस। तो दूरी जो है हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा दूरी जो है दर्पण के ध्रुव से नापा जाता है। तो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है उसको स्मॉल एफ से शो करते हैं और इसी जो शो किया गया स्मॉल एफ जो दूरी है ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी, उसी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसके बाद अगला देख लेते हैं अपन फोकस समतल। तो दर्पण से रिलेटेड 8वां परिभाषा होता है फोकस समतल। तो फोकस समतल क्या होता है? देखिए ये आपका एक अवतल दर्पण है जिसका ऊपरी वाले भाग में पॉलिश कर देते हैं। ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है और यह आपका मुख्य फोकस है। तो देखिए मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली एक लंबवत काल्पनिक रेखा होती है जिसको फोकस समतल कहा जाता है। अर्थात यह मुख्य अक्ष के लंबवत होगा और मुख्य फोकस से होकर जाने वाला एक काल्पनिक रेखा होता है, इसी को फोकस समतल कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अवतल दर्पण में कौन कौन सी पार्ट्स होते हैं, उसके भाग होते हैं और इनका गणितीय व्यंजक प्राप्त करते समय इन राशियों की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार से हम लोग अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है ये देख लिए। इसके बाद देख लेते हैं अपन उत्तल दर्पण। तो देखिए अगर गोलीय दर्पण का ये वाला भाग लेते हैं अपन और ये वाले भाग जो है इसमें इस पोर्शन को अगर पॉलिश कर देंगे और ऊपरा वाला भाग जो है ये आपका परावर्तक पृष्ठ रहता है, तो इसको बोला जाता है उत्तल दर्पण। और इस दर्पण में भी आपका ये एक्स वाई क्या है, इसका द्वारक है, ये ध्रुव है। इस साइड में अपने को वक्रता केंद्र, यहाँ पे फोकस प्राप्त होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस फोकस समतल, इसमें भी अपने को प्राप्त होता है। आगे हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो देखते हैं आगे के हम लोग भाग में। सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना। पहले देख लेते हैं अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर से प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण या प्रतिबिंब का बनना। तो देखते हैं अलग अलग स्थितियों में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो वस्तु को जो है हम लोग अवतल दर्पण के सामने अलग अलग स्थान में रखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं यदि वस्तु अनंत पर स्थित है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग एक अवतल दर्पण ले लेते हैं, ये इसका पॉलिश किया हुआ भाग है, ये इसका द्वारक है और यहाँ पे एक मुख्य अक्ष ले लेते हैं, ये ध्रुव है।
चूंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए वस्तु अनंत पर है, तो यहाँ पर देखिए वस्तु अनंत पे रहेगा, यहाँ ये अनंत है, तो अनंत से आपतित होने वाली प्रकाश किरणें जो है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। और पढ़ चुके हैं कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरणें आपतित होने के पश्चात दर्पण से परावर्तित होकर लौटता है तो वह मुख्य अक्ष के जिस भाग पर मिलता है उसको मुख्य फोकस कहा जाता है। उसी प्रकार नीचे से भी कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित होगा तो यह जो है फोकस से होकर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रकाश किरण यहाँ मिल रहे हैं, इस कारण से ये वाला जो भाग है यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त होता है ध्यान से देखिएगा। अगर वस्तु अनंत पर स्थित है तो प्रतिबिंब जो है वह फोकस पर प्राप्त होता है। फोकस एक पर बनता है और देखिए वस्तु बहुत दूर में है, बड़ा है और ये बिंदु आकार का है, तो प्रतिबिंब जो है वह बिंदु आकार का यानी वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। और साथ ही अगर वह दर्पण के सामने की ओर प्राप्त होगा तो निश्चित ही वह वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक व उल्टा। इस प्रकार से अब वस्तु को जो है धीरे धीरे दर्पण के पास लाते जाएंगे। तो दूसरा स्थिति देख लेते हैं, यदि वस्तु जो है अनंत और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र होता है, तो यदि वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र सी पर स्थित है, तो इसके लिए देखिए फिर से हम लोग एक अवतल दर्पण बना लेते हैं जिसका यह पॉलिश किया हुआ भाग है और यहाँ पर एक मुख्य अक्ष ले लेते हैं, ये आपका अनंत ले लेते हैं, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, यहाँ पर फोकस और ये ध्रुव है। अब देखिए वस्तु आपका यहाँ पर स्थित है, ये अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य ये आपका वस्तु ए भी ले लेते हैं। इस वस्तु ए से प्रकाश किरण जो है वह समांतर आपतित होगा, मान के चलिए ए पर, और अपने को पता है कि प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है तो वह फोकस से होकर गुजरता है। ठीक है, इस प्रकार से। और एक चीज और यहाँ पे देखने को मिलता है, वक्रता केंद्र को अपन यहाँ ले लेते हैं। एक प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से गुजरता है वो परावर्तित होकर उसी दिशा में वापस लौट जाता है। तो देखिए यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा और ये क्या प्राप्त होता है, बी डैश ए डैश। तो देखिए प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त होता है अपने को। प्रतिबिंब जो है वह कहाँ कहाँ प्राप्त हो रहा है, देखिए सी और एक के मध्य। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी व फोकस बिंदु एक के मध्य प्राप्त होता है। प्रतिबिंब देखिए वस्तु से छोटा है तो प्रतिबिंब जो है वह वस्तु से छोटा प्राप्त होता है, और चूंकि ये आपका दर्पण के सामने की ओर प्राप्त हो रहा है इस कारण से अभी भी ये बनेगा आपका वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। इस प्रकार से वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य है तो इस प्रकार से प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा स्थिति है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित है। वक्रता केंद्र एकदम मध्य भाग है। अभी तक हम लोग देखें कि जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब जो है फोकस पे बिंदु आकार का, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य है तो प्रतिबिंब जो है उसका साइज थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन अभी भी प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु से छोटा है। और आगे बढ़ाते जाएंगे वस्तु को दर्पण के सामने तो प्रतिबिंब का साइज जो है वह बढ़ता जाएगा। तो ये मध्य स्थिति है, यानी वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होते हैं। देखिए ये आपका एक अवतल दर्पण है जिसका पॉलिश किया हुआ भाग ले लेते हैं, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, और मान के चलिए अभी आपका वक्रता केंद्र पर यह वस्तु स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं वक्रता केंद्र पर वस्तु ए बी स्थित है। यहाँ पे हमको पता है कि प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है तो वह परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाता है, फोकस से होकर जाएगा। यहाँ पर ये फोकस कर याद रखिएगा। इसी प्रकार से अगर कोई प्रकाश किरण जो फोकस से होकर जाता है तो देखिए परावर्तन के पश्चात जो है वह इस प्रकार से यहाँ पे जाके मिलेगा।
और जब यहाँ पे जाके मिल रहा है यानी प्रतिबिंब भी आपका वक्रता केंद्र पर ही मिलेगा, लेकिन दर्पण के सामने की ओर प्राप्त हो रहा है, इस कारण से क्या होगा, ये वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त होता है, ध्यान से देखिएगा। प्रतिबिंब जो है वह वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, वक्रता केंद्र C पर। सेकेंड क्या होगा, प्रतिबिंब जो है वह वस्तु के बराबर प्राप्त होता है, वस्तु के बराबर प्राप्त हो रहा है। देखिए इसमें वस्तु के बराबर और साथ में दर्पण के सामने है, इस कारण से अभी भी ये आपका वास्तविक व उल्टा ही प्राप्त। ठीक है, इस प्रकार से अब धीरे धीरे जो है हम लोग वस्तु को दर्पण के और नजदीक लाते जाएंगे। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति किस प्रकार से बदलता है ये देखते हैं। तो चौथा स्थिति देख लेते हैं अपन। यदि वस्तु वक्रता केंद्र C व मुख्य फोकस F के मध्य स्थित है, तो इसके लिए ध्यान से देखिए। हम लोग फिर से एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, जिसको चांदी की पॉलिश इस साइड में कर लेते हैं। ये मुख्य अक्ष है, ये P है, ये अनंत हो गया और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, और यहाँ पे ले लेते हैं फोकस। अब देखिए वस्तु जो है आपका यहाँ पे है A और B, वक्रता केंद्र C और F के मध्य। हमको पता है कि देखिए यहाँ पर प्रकाश किरण फिर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है, तो कहाँ से होकर जाता है, ये इस फोकस F से होकर जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, और क्या पता है अपने को, अगर प्रकाश किरण जो है एक वक्रता केंद्र से, माने कहने का मतलब अगर प्रकाश किरण इस दिशा में आपतित होता है और वह परावर्तित होकर वक्रता केंद्र से गुजरते हैं, तो सीधा यहाँ पर मिलेगा। देखिए आपका प्रतिबिंब जो है यहाँ पर प्राप्त हो रहा है और इस ओर है, तो अभी भी आपका क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। और पहली बार देखिए प्रतिबिंब का जो साइज है, ठीक है जी, प्रतिबिंब का जो साइज है वह वस्तु के साइज से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब के बारे में देखिएगा। प्रतिबिंब जो है वह वस्तु के ओर ही प्राप्त होता है, और कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, देखिए अनंत और C के मध्य, वस्तु की ओर ही प्राप्त होता है, अनंत व C यानी वक्रता केंद्र के मध्य। और अभी पहली बार देखिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु के आकार से बड़ा प्राप्त हो रहा है। और तीसरा, चूंकि दर्पण के सामने ही है, इस कारण से यह क्या हो जाएगा, दर्पण के सामने है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे वास्तविक व उल्टा प्राप्त हो। ठीक है, इस प्रकार से ये चौथा कंडीशन है। पांचवा देख लेते हैं। अब धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और वस्तु को F पर ले आएंगे, यानी वस्तु फोकस F पर स्थित है, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे पांचवा कंडीशन। यदि वस्तु फोकस F पर स्थित है, तो फिर से हम लोग एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये पॉलिश किया हुआ भाग, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये अनंत, ये वक्रता केंद्र और ये फोकस ले लेते हैं। अब मान के चलिए वस्तु यहाँ पे स्थित है AB पर। प्रकाश किरण जो है वह मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा, तो परावर्तित होने के पश्चात कहाँ से होकर जाएगा, ये फोकस से होकर जाएगा। इस प्रकार से अब मान के चलिए एक प्रकाश किरण इस दिशा में आपतित होता है और परावर्तित होकर वक्रता केंद्र से जाता है, इस प्रकार से। तो देखिए वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली परावर्तित होकर प्रकाश किरण कहीं पर नहीं मिलती है, तो कहीं पर नहीं मिलेगा माने कहाँ पे जाके मिलता है, ये अनंत पे। हम लोग पहला स्थिति में देख चुके हैं कि अगर वस्तु अनंत पे रहता है तो प्रतिबिंब फोकस, इसका जस्ट उल्टा स्थिति है, वस्तु फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, अनंत पर प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब के बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि अगर वस्तु फोकस पर स्थित है तो प्रतिबिंब जो है वह
अनंत पर प्राप्त होता है, ठीक है। और यह जो इसकी साइज वस्तु से बड़ा होगा, और चूंकि अभी भी दर्पण के सामने ही प्राप्त हो रहा है, इस कारण से उल्टा ही बनेगा, तो इसको लिख सकते हैं वास्तविक व उल्टा। अब लास्ट कंडीशन देखते हैं कि अगर वस्तु फोकस से यहाँ आ जाए, यानी ध्रुव और फोकस के मध्य स्थित है, यहाँ पर लिखेंगे यदि वस्तु फोकस ए व ध्रुव के मध्य स्थित है तो क्या होगा। यदि वस्तु फोकस ए व ध्रुव के मध्य, तो यहाँ पर लिखेंगे ध्रुव पी के मध्य स्थित है, तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे इसके लिए फिर से हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, जिसका ये पॉलिश किया हुआ भाग है, ये मुख्य अक्ष जिस पर ये ध्रुव है P, और ये आपका अनंत है, ये वक्रता केंद्र लेते हैं, ये फोकस F। अब मान के चलिए वस्तु जो है F और P के मध्य स्थित है, यहाँ पे A और B। अपने को पता है कि प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से होकर जाता है, फोकस से होकर जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। और उसी प्रकार से एक प्रकाश किरण इस दिशा में आपतित होता है और परावर्तित होकर जो है ये वक्रता केंद्र से होकर जाता है। अब देखिए ये दोनों तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे इस दिशा में, देखिए पीछे की ओर बढ़ाने पर, दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाने पर यहाँ पे प्राप्त होता है, चूंकि दर्पण के पीछे प्राप्त होता है अतः पहली बार ये आभासी होगा और सीधा प्राप्त होता है A डैश B डैश, ठीक है। यहाँ पर प्रतिबिंब के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होता है, देखिए प्रतिबिंब जो है वह दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, और पहली बार क्या होगा, देखिए ये तो वस्तु से बड़ा ही रहेगा, वस्तु से बड़ा, और तीसरा अब पहली बार लिखेंगे आभासी व सीधा प्राप्त होता है, ठीक है। तो 6 अलग अलग स्थितियों में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त होता है ये हमने देख लिया। अब अगला देखते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो अगला देख लेते हैं C नंबर, कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। जब भी उत्तल दर्पण प्राप्त होगा तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, देखिए अपन एक उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, इस भाग को पॉलिश कर देते हैं, ये आपका देखिए द्वारक हो गया, और ये है ध्रुव। मान के चलिए यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है AB, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रहा है, तो अपने को पता है कि प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है इस दिशा में परावर्तित होगा, और पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये फोकस से होकर जाएगा, ठीक है। और एक प्रकाश किरण जो है अगर इस दिशा में आपतित होता है और उसी दिशा में परावर्तित भी हो जाता है, इसको जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये जो है वक्रता केंद्र C से मिलेगा। अब देखिए दोनों यहाँ पे कट रहे हैं, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा जी, और ये आपका A डैश B डैश यानी कि आभासी और सीधा प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर उत्तल दर्पण के सामने में अगर कोई वस्तु है तो प्रतिबिंब जो है उस ओर प्राप्त हो रहा है, यानी आभासी व सीधा प्राप्त होगा, और साथ में प्रतिबिंब जो है वह वस्तु से छोटा प्राप्त होता है और दर्पण के पीछे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो है इसी स्थिति में अपने को प्राप्त होते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण
और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त होते हैं ये देख लिए। समतल दर्पण जो है जिसमें प्रतिबिंब, याद रखिएगा समतल दर्पण के सामने में अगर कोई वस्तु है तो प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर वस्तु की दूरी के बराबर ही प्राप्त होता है, इस बात को याद रखिएगा। समतल दर्पण में हम लोग देख चुके हैं कि प्रतिबिंब जो है वह आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर ही प्राप्त होता है। और साथ में अगर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा देते हैं तो परावर्तित किरण जो है 2 थीटा कोण से घूम जाता है, यानी समतल दर्पण को अगर 30 अंश के कोण से घुमा देंगे तो परावर्तित किरण जो है 60 अंश के कोण से घूम जाता है। ये आपका समतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त होते हैं देख लिए। अवतल दर्पण के अलग अलग स्थितियों में वस्तु को रखने से प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त होता है ये भी देख लिया हम लोगों ने। और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से प्राप्त होता है ये देख लिया। आगे के क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी में क्या संबंध है और चिन्ह परिपाटी किस प्रकार से होता है ये आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम लोग जो है CGPSC का जो चौथा पेपर है फिजिक्स पोर्शन, उसके सारे टॉपिक को, सिलेबस को हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करके जाएंगे। फिजिक्स से संबंधित और भी जानकारी के लिए मेरा YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।